नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे उत्तराखंड करंट अफेयर कराने वाला हूँ। जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टिव हैं, इम्पोर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक नोट्स लेना चाहते हैं जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 तक के उत्तराखंड करंट अफेयर के कंप्लीट नोट्स, तो इस ई बुक का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस ई बुक में आपको उत्तराखंड करंट अफेयर के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे 2026 के, उत्तराखंड बजट 2026-27, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण, उत्तराखंड वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख पुस्तकें, ऑपरेशन अभियान सूचकांक और जो भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। और साथ में इसमें लगभग आपको 150 प्लस एमसीक्यू भी दिए गए हैं इस ई बुक में, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यदि आप इस ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप जरदारी क्लासेस .in पे जा सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरदारी क्लासेस .in। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तराखंड प्रथम स्थान पर। तो उत्तराखंड ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 4 श्रेणियों में देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। जो ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी फरवरी 2024 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रूफटॉप सौर पैनल लगाकर घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना। तो इस योजना के तहत 4 श्रेणियों में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। कौन कौन सी ये 4 श्रेणियां हैं? सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन में, सर्वाधिक रूफटॉप सोलर संस्थानों में, सर्वाधिक डिस्कॉम निरीक्षण में और सर्वाधिक विक्रेता पंजीकरण। इन 4 श्रेणियों में उत्तराखंड ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत। ये सम्मान नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा प्रदान किया गया। क्योंकि जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चलाई जा रही है, ये केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ही चलाई जा रही है। इसी मंत्रालय के द्वारा ये चलाई जा रही है। और राज्य की ओर से ये पुरस्कार उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक जीएस बुदियाल ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया। ये उपलब्धि उत्तराखंड की स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा विस्तार और हरित विकास की दिशा में मजबूत प्रगति को दर्शाता है। यानी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट है गंगा बैराज ऋषिकेश में जल विमान यानी सी प्लेन का सफल ट्रायल। दोस्तों, ये क्वेश्चन यूके के द्वारा पूछा जा चुका है और मैंने आपको एक करंट अफेयर में करा भी रखा है, जो हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज आती है और अभी मैं आपको इसको करा रहा हूँ। तो गंगा बैराज ऋषिकेश में जल विमान यानी सी प्लेन का सफल ट्रायल। दोस्तों, ये आपको उत्तराखंड करंट अफेयर के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अप्रैल 2026 में 19 सीटर जल विमान का सफल ट्रायल ऋषिकेश के गंगा बैराज पर किया गया। क्वेश्चन ये बना था यूके के द्वारा कि उत्तराखंड में जल विमान यानी सी प्लेन का सफल ट्रायल कहां पर किया गया था? तो ऑप्शन था गंगा बैराज, ये उसका सटीक आंसर था। और इसके बाद इसी को टिहरी झील में भी सी प्लेन की सफल वाटर लैंडिंग और टेक ऑफ का परीक्षण किया गया। पहले इसको ऋषिकेश गंगा बैराज में इसका सफल परीक्षण किया गया और उसके बाद टिहरी झील में भी इसका सफल परीक्षण किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सी प्लेन जो ये सफल ट्रायल किया गया सी प्लेन का, तो मुख्य उद्देश्य है चारधाम यात्रा, एडवेंचर टूरिज्म, वीकेंड ट्रेवल और पर्यटन को बढ़ावा देना। सी प्लेन क्या होता है इसको समझो पहले। ये एक ऐसा विमान होता है जो पानी की सतह से उड़ान भर सकता है और वहीं पर उतर भी सकता है। यानी पानी से ही उड़ान भरेगा और पानी में ही ये उतर सकेगा। और यह विमान जल और थल दोनों प्रकार की सतहों पर संचालन में सक्षम भी हो सकता है। तो गंगा बैराज में, यानी गंगा बैराज कहाँ है? ऋषिकेश में है। ऋषिकेश के गंगा बैराज में जल विमान यानी सी प्लेन का सफल ट्रायल किया गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026। नीति आयोग के द्वारा एक सूचकांक जारी किया गया है, प्रथम निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026। ये पहली बार नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है ये सूचकांक, जिसका नाम है निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026। इस सूचकांक में पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों में उत्तराखंड ने
47.5 अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार सूचकांक से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर से। तो उत्तराखंड ने नीति आयोग द्वारा जो प्रथम निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया है, इसमें पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड का स्कोर कितना है? 47.5 अंक। और इसके बाद दूसरे स्थान पर रहा असम और तीसरे स्थान पर रहा हिमाचल प्रदेश। ये कौन सी कैटेगरी है? पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों की कैटेगरी। बड़े राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान गुजरात ने प्राप्त किया है, महाराष्ट्र ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और तमिलनाडु ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है बड़े राज्यों में। इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की निवेश आकर्षित करने, निवेश सुविधा तथा दीर्घकालीन निवेश बनाए रखने की क्षमता का आकलन करना और निवेश को बढ़ावा देना। यह सूचकांक विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रतिस्पर्धी एवं सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। अब देखो, प्रत्येक सूचकांक जो भी जारी होता है तो इसमें कुछ प्रमुख स्तंभ होते हैं, प्रमुख पिलर होते हैं जिनके बेस पे वो सूचकांक जारी किया जाता है। तो मूल्यांकन के जो 8 प्रमुख स्तंभ है वो कौन कौन से हैं? अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापारिक वातावरण यानी बिजनेस क्लाइमेट, संसाधन है रिसोर्सेज, सरकारी नीति यानी गवर्नमेंट पॉलिसी किस प्रकार की है वहां पे उस स्टेट में, नियामकीय सरलता यानी रेगुलेटरी रेगुलेशन कैसा होता है, संस्थागत वातावरण, वित्तीय स्वास्थ्य यानी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, और पर्यावरणीय लचीलापन इन्वायरमेंट को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। तो ये 8 प्रमुख स्तंभ हैं नीति आयोग द्वारा जो प्रथम निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया गया है। और इसमें पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान हासिल किया है 47.5 अंकों के साथ। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड के आगामी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, खनिज सहायक, वर्दीधारी एग्जाम और स्नातक स्तरीय परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो जरदारी क्लासेस के द्वारा आपके लिए एक बैच शुरू किया गया है, यूकेटरसी फाउंडेशन बैच। इस बैच के माध्यम से आपको उत्तराखंड एवं हिंदी का संपूर्ण सिलेबस कवर कराया जाएगा। इस कोर्स के माध्यम से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक डिटेल्स कोर्स है दोस्तों ये, और कंप्लीट सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा उत्तराखंड और हिंदी का। इसमें आपको क्या मिलेगा? तो प्रत्येक दिन आपको 3 वीडियो लेक्चर मिलेंगी, 2 उत्तराखंड की और 1 हिंदी की। साथ ही साथ डिटेल्स PDF नोट्स टॉपिक वाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको टॉपिक कराया जाएगा उसके बाद उसके PDF नोट्स आपको दे दिए जाएंगे जिनसे आप रिवीजन भी कर सकते हैं। उसी समय आपको टॉपिक वाइज MCQ भी दिए जाएंगे जिनको आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस उन क्वेश्चनों से कर सकते हैं और अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। और प्रत्येक वीक आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराया जाएगा, यानी इस कोर्स में आपको लगभग 10 प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराए जाएंगे। और जो भी आपको MCQ या आपको मॉक टेस्ट कराए जाएंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो इससे आपको पता चल सकेगा पेपरों से कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यदि आप इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरदारी क्लासेस ऐप का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल प्ले स्टोर में जाके जरदारी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करें और इस कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं जरदारी क्लासेस ऐप के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जिला भारत का पहला यूनेस्को वैश्विक जियो पार्क बनने की दौड़ में शामिल। पिथौरागढ़ जिला भारत का पहला यूनेस्को वैश्विक जियो पार्क बनने की दौड़ में शामिल है। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज के शोधकर्ताओं ने इस संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। अब पिथौरागढ़ के जो प्रमुख स्थान है जैसे बेरीनाग हो गया, गंगोरी हाट, चौकोरी क्षेत्र, ये अपनी भूवैज्ञानिक धरोहर के कारण इस प्रस्ताव का हिस्सा है। और इन्हीं प्रमुख स्थानों के कारण वैश्विक जियो पार्क की दौड़ में शामिल है पिथौरागढ़ जनपद। पिथौरागढ़ जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन स्ट्रेमेटोलाइट जीवाश्म, हिमनद, गुफाएं, नदियां, खनिज तथा समृद्ध जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, ये पिथौरागढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अब जो ये स्ट्रोमेटोलाइट है, ये क्या है? ये पृथ्वी पर जीवन के सबसे प्राचीन जीवाश्म प्रमाण माने जाते हैं जो कि पिथौरागढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इनका निर्माण साइनोबैक्टीरिया, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, इनसे भी लगभग 3 से 4 अरब वर्ष पूर्व हुआ था।
यूनेस्को मान्यता मिलने पर पिथौरागढ़ भारत का पहला यूनेस्को वैश्विक जियो पार्क बन सकता है। अगर पिथौरागढ़ को ये मान्यता मिलती है वैश्विक जियो पार्क की, तो पिथौरागढ़ बन जाएगा भारत का पहला यूनेस्को वैश्विक जियो पार्क। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण साक्षर बनने वाला भारत का छठा राज्य। तो उत्तराखंड बन चुका है भारत का छठा राज्य जिसने पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसके तहत, किस कार्यक्रम के तहत? तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसमें उत्तराखंड बन चुका है छठा राज्य जिसने पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उत्तराखंड 98% से अधिक साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है। उत्तराखंड उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का छठा राज्य बन गया है। तो प्रश्न बन सकता है कि किस कार्यक्रम के तहत? तो जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम और इसके तहत ये उपलब्धि यानी पूर्ण साक्षरता राज्य प्राप्त करने की उपलब्धि प्राप्त करने वाला उत्तराखंड छठा राज्य बन गया है। इससे पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, इन्होंने पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है और अब छठा राज्य बन गया है अपना उत्तराखंड। लद्दाख इस योजना के अंतर्गत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। पूर्ण साक्षर राज्य के लिए कम से कम 95% वयस्क साक्षरता दर का मानक निर्धारित किया गया है और उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है वो है 98.7% आंकी गई है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है, क्योंकि निर्धारित मानक कितना है? 95% है और उत्तराखंड की जो साक्षरता दर आंकी गई है वो है 98.7%। अब जो ये उल्लास कार्यक्रम है इसका पूरा नाम क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ, तो ये इसका पूरा नाम है। और उत्तराखंड में 2023-24 के 13.8% से बढ़कर 2025 में 98.7% साक्षरता दर्ज जो साक्षरता आंकी गई है उत्तराखंड में 2025 में लगभग ये हो चुकी है 98.7%, जो कि जो मानक है उससे अधिक बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार उत्तराखंड बन चुका है छठा राज्य जो कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर बनने वाला छठा राज्य बन चुका है देश भर में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की लीची की खेप इटली को निर्यात की गई। उत्तराखंड लीची के लिए काफी प्रसिद्ध है और देहरादून की लीची, देहरादून लीची नगर भी कहा जाता है और देहरादून लीची के लिए काफी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे लीची का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। तो भारत ने पहली बार उत्तराखंड की ताजी लीची की खेप किसको निर्यात की है? इटली को निर्यात की है और यह निर्यात देहरादून से किया गया है जिससे उत्तराखंड ने पहली बार यूरोपीय बाजार में प्रवेश किया है और यूरोपीय बाजार तक उत्तराखंड की लीची पहुंच चुकी है। इस पहल में एपीईडीए यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसने सहायता प्रदान की है और इस क्षेत्र में प्रमुख लीची जिसमें रोज सेंटेन है, कलकतिया और बेदाना, ये प्रमुख किस्में हैं जो कि देहरादून में प्रमुख किस्म की लीचियां पाई जाती है। कौन कौन सी किस्में हैं? रोज सेंटेन है, कलकतिया और बेदाना। तो उत्तराखंड की लीची अब यूरोपीय बाजार तक भी पहुंच चुकी है और पहली खेप जो यूरोपीय बाजार में गई है ये कहाँ गई है? इटली को निर्यात की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रीन एंड क्लीन चारधाम यात्रा अभियान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2026 की चारधाम यात्रा को अधिक संगठित, सुरक्षित, स्वच्छ और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है और इस कार्य योजना का नाम रखा गया है ग्रीन एंड क्लीन चारधाम यात्रा। 2026 में जो चारधाम यात्रा चलाई गई है इस अभियान को क्या नाम दिया गया है? इसके लिए एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है ग्रीन एंड क्लीन चारधाम यात्रा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में आयोजित प्रसिद्ध डांडा देवराना की जातर। अब प्रश्न बन सकता है कि डांडा देवराना की जातर ये कहाँ आयोजित की जाती है? उत्तरकाशी में। डांडा देवराना की जातर उत्तरकाशी के उत्तरकाशी जनपद की रवाई
घाटी का प्रसिद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला है। और रवाई घाटी में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी है। तो यमुना घाटी का प्रसिद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला है डांडा देवराना की जातर। यह मेला आषाढ़ मास में रुद्रेश्वर महादेव के सम्मान में आयोजित की जाती है। इस मेले में रवाई घाटी के लगभग 65 गांव के श्रद्धालु शामिल होते हैं। मेले में रवाई घाटी, कमल, सेराई, जौनसारा, टोंस घाटी, चक्राता, टिहरी गढ़वाल के दसगी, बड़गांव क्षेत्र के श्रद्धालु भी इसमें पहुंचते हैं। मेले में तांदी नृत्य तथा पारंपरिक लोक संस्कृति का विशेष महत्व होता है। तो जातर का मतलब क्या है? उत्तराखंड की एक पारंपरिक देव यात्रा, इसको कहते हैं जातर। जो देव यात्रा होती है उसको जातर कहा जाता है। जबकि एक अन्य शब्द आता है उत्तराखंड की संस्कृति में, जागर। ये उत्तराखंड की पारंपरिक देव आवाहन लोक गायन परंपरा है, जिसमें देवताओं का आह्वान किया जाता है। इसको कहा जाता है जागर। जागर के माध्यम से देवताओं का आह्वान किया जाता है। जबकि जातर क्या है? ये एक देव यात्रा होती है। चिन्यालीसोड़ और गोचर हवाई पट्टी रक्षा मंत्रालय को लीज पर हस्तांतरित। दोस्तों, उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड की 2 हवाई पट्टी, जिसमें एक है चिन्यालीसोड़ जो कि उत्तरकाशी में है और दूसरी है गोचर हवाई पट्टी जो कि चमोली में स्थित है, इन 2 हवाई पट्टियों को रक्षा मंत्रालय को लीज पर हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। और इन हवाई पट्टियों को दोस्तों लीज के आधार पर रक्षा मंत्रालय को सौंपा गया है। लीज का मतलब होता है कुछ समय के लिए रक्षा मंत्रालय को सौंपा गया है इन 2 हवाई पट्टियों को, चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी और गोचर हवाई पट्टी। इनका उपयोग दोस्तों संयुक्त रूप से नागरिक और सैन्य संचालन के लिए किया जाएगा। और साथ ही भारतीय वायुसेना के द्वारा यहाँ पे ALG यानी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में इनको विकसित किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए दोस्तों क्योंकि जो उत्तरकाशी जनपद है और जो चमोली जनपद है, ये दोनों सीमावर्ती जनपद है, यानी इनकी सीमाएं चीन से लगती है। तो इसलिए इन हवाई पट्टियों को भारतीय वायुसेना को या रक्षा मंत्रालय को लीज पर हस्तांतरित किया गया है और यहाँ पे वायुसेना द्वारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में इनको विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। विस्तार से जानेंगे उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026 के बारे में, क्या क्या इसमें प्रावधान है। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचाने के लिए विधानसभा में उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026 को पेश किया। जो देवभूमि परिवार विधेयक है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सही पात्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। इस विधेयक के अनुसार राज्य में 15 साल या उससे अधिक समय के निरंतर निवास कर रहे नागरिकों को एक विशिष्ट देवभूमि परिवार आईडी दी जाएगी। देवभूमि परिवार आईडी किसको दी जाएगी? जो परिवार 15 साल से या उससे अधिक समय से निरंतर उत्तराखंड में निवास कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो क्या है? 15 साल या उससे अधिक समय से निरंतर वास कर रहे नागरिकों को एक विशिष्ट आईडी दी जाएगी, देवभूमि परिवार आईडी। यह एक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या होगी। जैसे आपने पैन कार्ड में संख्या देखी होगी, उसी प्रकार से इस आईडी में दोस्तों एक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या होगी और केवल इस आईडी वाले परिवारों को ही राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो मुख्य उद्देश्य यही है इस विधेयक का, ताकि जो सही पात्र हैं, सही परिवार हैं, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, उत्तराखंड की सरकारी योजनाओं का लाभ। इस व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को ही परिवार का मुखिया माना जाएगा। इस विधेयक के अनुसार मुखिया कौन होगी? तो जो परिवार की मुखिया होगी वो होगी महिला। उस महिला की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तो मुखिया इस विधेयक के अनुसार केवल महिला होगी परिवार की। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया। इसमें डेटा सत्यापन और सुरक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय देवभूमि परिवार प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। तो देवभूमि परिवार प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और देवभूमि परिवार प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे दोस्तों स्वयं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। हर जिले में इस योजना के सुचारू संचालन के लिए जिला देवभूमि परिवार अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा और फर्जी आईडी बनाने वालों के खिलाफ 3 साल की कैद और 50,000 रुपए के जुर्माने प्रावधान किया गया है। ये महत्वपूर्ण विधेयक है दोस्तों, जिसके माध्यम से देवभूमि परिवार आईडी बनाई जाएगी। जो परिवार 15 साल या उससे अधिक समय के लिए यहाँ पर निरंतर निवास कर रहा है, उसे एक विशिष्ट आईडी जारी की जाएगी, देवभूमि परिवार आईडी। तो इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे दोस्तों, मैंने आपको एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण थे वो सारे यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पलायन रोकने हेतु प्रवासी पंचायत पहल शुरू।
उत्तराखंड गवर्नमेंट दोस्तों पलायन को रोकने के लिए तरह तरह की पहल शुरू करती है, तो इस बार प्रवासी पंचायत पहल शुरू की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से पलायन को रोकने के लिए। प्रवासी पंचायत किससे संबंधित है? पलायन को रोकने के लिए। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने गांवों को फिर से आबाद करने और रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी पंचायत योजना शुरू की है। इस अहम पहल की शुरुआत दोस्तों 24 अप्रैल 2026 को टिहरी जिले से की जाएगी। शुरुआत इसकी कहां से होगी? टिहरी जिले से 24 अप्रैल 2026 से, और नवंबर 2026 तक प्रदेश के सभी जिलों में इन पंचायतों का आयोजन पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रवासी पंचायत प्रत्येक जनपद में शुरू की जाएगी और नवंबर 2026 में सभी जनपदों में इस पहल को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम के आयोजन की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग। तो इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी ये किसके माध्यम से ये प्रवासी पंचायत पहल शुरू की जा रही है? तो उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग की तरफ से, जिसका मुख्य उद्देश्य ही यही है उत्तराखंड में पलायन को रोकना। इन पंचायतों में स्वरोजगार जैसे होम स्टे, डेयरी, कृषि अपनाकर सफल रिवर्स पलायन करने वाले लोग अपनी सफलता की कहानियां साझा करेंगे। लोगों के लिए यहाँ पे होम स्टे योजनाएं या डेयरी या कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि लोग रिवर्स अपने गांव में आ सके और अपने कुछ रोजगार स्वरोजगार यहाँ पे शुरू कर सके। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों में 6000 से अधिक लोग वापस अपने गांव में यानी रिवर्स पलायन कर चुके हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं दोस्तों। ये पलायन रोकने हेतु तो प्रवासी पंचायत पहल शुरू की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे हरिस्ताल और लोहखामताल झील नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से यही बन सकता है कि हरिस्ताल और लोहखामताल झील कौन से जनपद में है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह है नैनीताल जिले के ओखलकांडा में। तो पर्यटन विभाग द्वारा नैनीताल जिले के ओखलकांडा की हरिस्ताल और लोहखामताल झीलों का सौंदर्यीकरण कर इन्हें नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये चर्चा में रहे हैं और यहाँ से प्रश्न ये जरूर बन सकता है कि ये कौन से जनपद में है? तो हरिस्ताल और लोहखामताल झील ये कहाँ है? नैनीताल जनपद में है। इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड सरकार की नई पहल के तहत पहले चरण में किन 3 पर्वतीय निकायों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की मंजूरी दी गई है? तो 3 जो नगर निकाय दोस्तों, वो तीनों पर्वतीय निकाय हैं, जिसमें एक है पिथौरागढ़, बाड़ाघाट, उत्तरकाशी और गैरसैंण। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की अभिनव पहल शुरू की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले चरण में 3 निकायों के समग्र विकास को मंजूरी दी है। ये जो 3 निकाय है दोस्तों, ये है पर्वतीय निकाय और इनको स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की मंजूरी दी गई है। तो कौन से हैं ये 3 पर्वतीय निकाय? तो एक है नगर निगम पिथौरागढ़, नगर पालिका परिषद बाड़ाघाट उत्तरकाशी और नगर पंचायत गैरसैंण। ये जो 3 पर्वतीय निकाय है दोस्तों, इनको स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है चौबटिया यानी अल्मोड़ा, उत्तराखंड में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण आयोजित। तो ये धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है दोस्तों। ये किया जाता है भारतीय सेना और जापानी सेना द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है और ये इस समय ये 7वां संस्करण था, जो कि अल्मोड़ा के चौबटिया में आयोजित किया गया था इस संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो भारत और जापान के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया। चौबटिया कहाँ है? अल्मोड़ा में है। इस अभ्यास में जापानी सेना का प्रतिनिधित्व जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने किया और भारतीय सेना की ओर से इस महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास में लद्दाख स्काउट्स के 120 सैन्य कर्मी इसमें भाग ले रहे थे। इस अभ्यास का मुख्य फोकस क्या है? अर्ध शहरी परिवेश में संयुक्त अभियानों की क्षमता को मजबूत करना और खुफिया निगरानी ग्रिड का विकास करना। खुफिया निगरानी टोही ग्रिड का विकास करना, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, मुख्य फोकस थे। तो चौबटिया अल्मोड़ा में धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण आयोजित किया गया था, जो कि भारतीय और जापानी सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। नेक्स्ट, उत्तराखंड में देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना लागू। इंपॉर्टेंट है। देवभूमि परिवार आईडी में ऊपर भी आपको बता चुका हूं। देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना उत्तराखंड में लागू की गई है और योजना का उद्देश्य है हर परिवार का यूनिक पहचान पत्र। जो परिवार यहाँ पे 15 वर्ष या उससे अधिक, ये गाइडलाइन ये यहाँ पे क्या है, मिनिमम जो वर्ष रखे गए हैं रहने के लिए, यानी कितने वर्ष यहाँ पे रहना चाहिए, तो 15 वर्ष या उससे अधिक निरंतर जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं उनको एक
यूनिक पहचान पत्र दिया जाएगा, देवभूमि परिवार पहचान पत्र यानी आईडी दी जाएगी। ये मॉडल किस तर्ज पर विकसित किया गया है, तो हरियाणा परिवार पहचान पत्र की तर्ज पर। कई बार प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड में जो देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना लागू हुई है वो किस मॉडल की तर्ज पर विकसित किया गया है, तो हरियाणा परिवार पहचान पत्र की तर्ज पर। नियोजन विभाग को योजना की नोडल जिम्मेदारी दी गई है। कौन इस विभाग को इस योजना की जिम्मेदारी किस विभाग को दी गई है, तो नियोजन विभाग को। और योजना से सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग बेहतर होगी ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से जो सही पात्र है उनको दिया जा सके। महत्वपूर्ण है दोस्तों।